Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies. Now in this e-lecture we will discuss about performance appraisal. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपका टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। हर साल परफॉर्मेंस अप्रेजल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बेसिकली आपके सिलेबस में परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया हुआ है इसमें टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। या दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो आज का ई लेक्चर है इसमें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट ई लेक्चर आएगा उसमें मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे। इनमें से रिपीट होकर या तो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाता है या फिर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरेक्शन है। किस किस के बीच में है? सबऑर्डिनेट एंड ए सुपरवाइजर। मतलब एक जो सीनियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ है वो फॉर्मल इंटरेक्शन करता है। पर्सनल इंटरेक्शन या फैमिली इंटरेक्शन नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शन होता है जो कि बेसिकली पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आफ्टर 1 ईयर, और कई बार जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है और अगर वो 6 मंथ का है तो 6 मंथ के बाद परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन होता है। और ये जो बेसिकली फॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो सबऑर्डिनेट है उसकी वर्क जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जामिन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, उसे उसकी वीकनेसेस बताई जाती हैं, स्ट्रेंथ बताई जाती हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं और बताया जाता है कि वो कहाँ कहाँ से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। तो ये जो फॉर्मल इंटरेक्शन है जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो जो बेसिकली है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसमें सबऑर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेसिकली ये जो 6 प्राइमरी क्राइटेरियाज हैं ये डिस्कस किए जाते हैं और एसेस किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्वालिटी, कि जो सबऑर्डिनेट है वो आउटपुट दे रहा है वो क्वालिटी का है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, उसका पर मंथ का टारगेट है वो 500 पीसेज प्रोड्यूस करना है, तो 500 पीसेज तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो अगर डिफेक्टिव कर रहा है तो इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और अगर वो एक भी पीस है वो डिफेक्टिव है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, क्वालिटी का, कि डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्वालिटी दे रहा है आउटपुट में, और अगर पीसेज हैं वो डिफेक्टिव्स आ रहे हैं इसका मतलब वो आउटपुट में क्वालिटी नहीं दे रहा। सेकंड क्या है, क्वांटिटी। कोई सेल्स पर्सन है उसका पर मंथ का टारगेट है वो 30 सेल्स है, तो 30 सेल्स अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, क्वांटिटी का। नेक्स्ट, टाइमलीनेस। आपको एक दिन में है 5 पीसेज प्रोड्यूस करने थे तो आपका टाइम 9 to 5 था, तो किसी ने तो 9 to 5 है वो पीसेज प्रोड्यूस कर लिए, किसी ने है 2 आवर्स एडिशनल लिए, एक्स्ट्रा वर्क किए, वो 7 बजे तक उन्हीं 5 पीसेज को प्रोड्यूस कर पाया। तो किसने टाइमली कंप्लीट किया उसकी परफॉर्मेंस है अच्छी मानी जाएगी, और जिसने टाइमली कंप्लीट नहीं किया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो आउटपुट ऑब्लिक इनपुट होता है। तो अगर आप आउटपुट तो दोनों सेम है दे रहे हैं लेकिन एक है वो उसके लिए रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट ज़्यादा लगा रहा है तो वो आउटपुट देने के लिए ज़्यादा कॉस्ट यूज कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। और जो
कम इनपुट में उतना ही आउटपुट दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर सुपरविजन। हम ये चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को ज़्यादा सुपरवाइजन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को बार बार अपने साथ अपने मैनेजर को मीटिंग में ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है सेल्स को क्लोज करने के लिए, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो अपने बिहाफ पर खुद अपने अकेले दम पर जाकर सेल कर कर आ रहा है, इसका मतलब है उसको ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, कि आपके अपने कलीग्स के साथ, आपके अपने सुपीरियर्स के साथ, आपके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे रिलेशन है, कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशन है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है या नहीं है, कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ है या नहीं है, बेसिकली जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हैं या नहीं है। इनके बेस पर भी आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, एसेस या मेजर किया जाता है। मीनिंग के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगी, डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फ्रेंच ने क्या डेफिनेशन दी है कि एक फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट जिसमें हम क्या एसेस करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना अच्छा अपनी जॉब में परफॉर्म कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, कि जो हमने उनके लिए स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया था और उनको कम्युनिकेट किया था। तो यही जो फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो फ्रेंच ने क्या डेफिनेशन दी है, द फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ दैट असेसमेंट टू द एम्प्लॉयज। तो हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में और एम्प्लॉयज को उसे कम्युनिकेट करते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। फ्लिपो ने क्या डेफिनेशन दी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टेमेटिक periodic and impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining to his present job and his potential for a better job। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टेमेटिक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, पीरियोडिक का मतलब एवरी 1 ईयर है, और इम्पार्शियल का मतलब जो सुपीरियर है वो परफॉर्मेंस का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसके बेस पर रेटिंग देता है, अपनी मर्जी से रेटिंग नहीं देता है। किसके बारे में, एम्प्लॉयज़ के। और वो जो रेटिंग दे रहा है वो किसके रिगार्डिंग दे रहा है, कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी प्रेजेंट जॉब में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है या नहीं है। तो इसी प्रोसेस को ही, जो कि एक सिस्टेमेटिक है, पीरियोडिक है और जिसमें इम्पार्शियल रेटिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। और कैसा प्रोसेस है, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। मीन्स एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स हैं वो लॉजिकली अरेंज होंगे। जब तक एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरा स्टेप नहीं आएगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करने से, और उसके बाद एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एसेस करना। और ये खत्म कहां पर होता है, जब हम सबऑर्डिनेट को उसकी परफॉर्मेंस का क्या दे देते हैं, फीडबैक दे देते हैं। सेकंड, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम ये चेक करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि हाउ वेल द एम्प्लॉयज इज परफॉर्मिंग द जॉब, कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अपनी सेल्स की जॉब को कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में है तो अपनी प्रोडक्शन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई अकाउंट्स में है तो वो अपनी अकाउंटिंग जॉब को कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई है टीचिंग में है तो वो अपनी टीचिंग स्किल से, अपनी नॉलेज से कितनी नॉलेज स्टूडेंट्स को दे रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जो करंट जॉब है उस जॉब में कोई एम्प्लॉय कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और हम इसके थ्रू ट्राई करते हैं कि अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या रिक्वायरमेंट है तो हम फिर उसके लिए प्लान बनाते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में उसको इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल है पीरियोडिक है। ऐसा नहीं कि आज मन में आया तो आज परफॉर्मेंस अप्रेजल ले लिया फिर 10 दिन बाद ले लिया। इसका एक सिस्टेमेटिक टाइम होता है और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है। तो बेसिकली ये जो ईयर एंड होता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ईयर के एंड में क्या की जाती है, मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्या है,
ज़्यादातर केस में हम ये मानते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मतलब पास्ट में जो एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस की उसकी परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया और उसके बेस पर उसको हमने फीडबैक दे दिया। लेकिन ये नहीं है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो तो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि कहाँ पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में गलती हुई, कहाँ चीज़ें गलत गई, कैसे हम उनको सही कर सकते हैं और कैसे हम फ्यूचर में है बेस्ट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अब जो पास्ट में हो चुका उसको हम अब बैक गियर में जाकर चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके बेस पर हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उस एरर्स को कम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो जॉब इवोल्यूशन नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, एम्प्लॉय उस जॉब पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जबकि जॉब इवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो जो जॉब है, वो जो डेजिग्नेशन है, वो एम्प्लॉय है, वो जो डेजिग्नेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वर्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब है या जो ब्रांच मैनेजर का डेजिग्नेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी वर्थ का है, वो तो क्या होगा, जॉब इवोल्यूशन। और फॉर एग्जांपल दीपक नाम का कोई पर्सन है जो कि ब्रांच मैनेजर की जो डेजिग्नेशन पर है, तो वो उस डेजिग्नेशन पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बेसिकली क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की जॉब की क्या वर्थ है, वो तो क्या होगा, जॉब इवोल्यूशन। और जो पर्सन एज ए डायरेक्टर जॉब कर रहा है वो डायरेक्टर की जॉब को कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, ये क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये नहीं है कॉलिंग द फाउल्स कि एम्प्लॉयज़ की गलती निकालना और उन गलतियों के लिए उनको बार बार सुनाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना कि जिसके बेस पर हम अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस कर सकें उन इश्यूज पर जो कि उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, जिनसे उनको परफॉर्मेंस को पूरा करने में प्रॉब्लम आ रही है। उन इश्यूज के साथ हम सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठकर डिस्कशन करें, यही परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ये नहीं है कि उनको फीडबैक में सुनाए कि तुम्हारी परफॉर्मेंस तो वर्स्ट है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको ऑर्गेनाइजेशन में रखकर गलती कर दी, तुमको तो आगे प्रमोशन भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस पुअर रही तो क्या रीज़न रहे, बैठकर उससे डिस्कस करना जिससे कि हम उसके लिए बेटर क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो जो ईयर के एंड में होता है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिल करता है सुपीरियर और उसके बाद है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ उसको बैठकर डिस्कस करता है, वो तो फॉर्मल है। लेकिन बीच बीच में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में वो उसे बता रहा है, ये कैसा है, इनफॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच मैनेजर ने कह दिया कि दीपक है आपकी परफॉर्मेंस है एज पर माय एक्सपेक्टेशन नहीं है, देख लो टारगेट अचीव कर लो वरना आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी तो सुपीरियर ब्रांच मैनेजर है, दीपक को है क्या दे रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, ये कैसा है भी इनफॉर्मल। लेकिन ईयर एंड में जब उसके हाथ में, ब्रांच मैनेजर के हाथ में परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है और वो उसमें दीपक की पूरी साल की परफॉर्मेंस है उसका अप्रेजल कर रहा है, वो कैसा होगा, फॉर्मल होता है। ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट क्या आएगा, फीडबैक। कोई भी अगर एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो वो उसका फीडबैक चाहता ही है। एज ए स्टूडेंट है, आप एग्जाम दे रहे हो तो आप उसका रिजल्ट चाहते हो, ठीक है ना। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर टारगेट अचीव कर रहा है तो वो उसका फीडबैक चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, फीडबैक देने का। जब तक हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल नहीं करेंगे, उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट नहीं करेंगे, हम उसे फीडबैक नहीं दे पाएंगे। सेकंड, कंपनसेशन डिसीजन। भाई आपको
अपने सबॉर्डिनेट्स को बोनस देना है, इंसेंटिव देनी है, इंक्रीमेंट देना है, तो ये आप अपनी मर्जी से थोड़ी दोगे। आप एक किसके बेस पर देते हो? उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर। एक किसी ने है इस महीने 50 सेल की है, दूसरे ने इस महीने 30 सेल की है, तो दोनों को इंसेंटिव क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। किसके बेस पर? उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट क्या है? डेटाबेस। हम अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं तो ये फॉर्मल होता है, और फॉर्मल होता है तो इसका रिकॉर्ड रहता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स रहते हैं। तो मुझे 4 साल के बाद है किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ये देखना कि पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए मुझे उसके पिछले 4 या 5 साल की परफॉर्मेंस का क्या चाहिएगा? डेटा चाहिएगा। तो वो डेटा हमें किस फॉर्म में मिल जाता है? उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के फॉर्म में मिल जाता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल का? डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट के साथ बेसिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, और उसे पता चल जाता है कि जो गुड परफॉर्मर तो कौन है और बैड परफॉर्मर कौन है। जो गुड परफॉर्मर थे तो उनके गुड परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस थे, और जो बैड परफॉर्मर या पुअर परफॉर्मर्स रहे उनकी पुअर परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस थे। तो वो एक एक एम्प्लॉयज से इंडिविजुअली डिस्कस करता है, और जिनकी परफॉर्मेंस पुअर रहती है उनके साथ वो एक प्लान है वो बनाता है कि कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो वो पुअर परफॉर्मर्स है, उनका क्या किया जा रहा है? इसके थ्रू पर्सनल डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? करंट में जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब पर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनका क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। और फ्यूचर में हायर पोजीशंस के लिए उनका क्या किया जाता है? डेवलपमेंट। तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, तो हमें स्किल्स के बारे में पता चल रहा है, उनकी स्ट्रेंथ्स पता चल रहा है, वीकनेसेस पता चल रहा है। तो उसके बेस पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन डिसीजंस। तो प्रमोशन का क्या मतलब होता है? करंट में जो जॉब कर रहा है उससे उसका डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम इन्हांस कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? प्रमोशन। तो जैसे जैसे हम लोअर लेवल से अपर लेवल में होते जाते हैं तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो क्या होते जाएंगे? कम। भाई एग्जीक्यूटिव ज़्यादा होंगे, असिस्टेंट मैनेजर उससे कम होंगे, ब्रांच मैनेजर उससे कम होंगे, जोनल मैनेजर उससे कम हो गए, तो कंट्री मैनेजर है वो एक होगा। तो ये क्या है? तो जैसे आपको असिस्टेंट मैनेजर से ब्रांच मैनेजर प्रमोट करना है तो उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर्स तो ज़्यादा हैं, ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी लिमिटेड है, तो किसके बेस पर प्रमोट किया जाएगा? तो जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोशन का डिसीजन लेने में भी किसका रोल होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का रोल होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर आगे क्या दिए जाते हैं? प्रमोशंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव सुपरविजन। अगर आपको पता है कि भाई आप एग्जाम तो दे रहे हो लेकिन उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, कॉपी चेक नहीं होंगी, तो आप उस एग्जाम के लिए उस सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं पढ़ोगे। इसी तरह जब एम्प्लॉय को पता है कि मैं टारगेट अचीव करूं या ना करूं, मुझे तो जो फिक्स सैलरी है वो मिलनी है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी और आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कौन करेगा? आपका सुपीरियर। तो जो सुपीरियर आपको टारगेट देगा आप उसको फॉलो करोगे, सुपीरियर जो आपको ऑर्डर्स देगा आप उसके ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो जो सुपीरियर है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट्स पर जो सुपरविजन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेगुलर अप्रेजल सिस्टम टेंड्स टू मेक द सुपरवाइजर्स मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। और परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से ही जो सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट के लिए ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईयर के एंड में
मुझे है इनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है। तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने के लिए आपके पास उनकी परफॉर्मेंस का क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस गैदर करने के लिए आप सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो इसके थ्रू जो सुपीरियर है उसका ऑब्जर्वेशन है, सुपरविजन है, वो सबऑर्डिनेट्स पर इंप्रूव हो जाता है। तो ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए या इंपॉर्टेंस हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो प्रोसेस का क्या मतलब है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा, और जो बीच में स्टेप्स हैं वो स्टेप्स कैसे होंगे, लॉजिकली अरेंज्ड होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले जब ईयर स्टार्ट होता है तो जो सुपरवाइजर है या सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टैब्लिश किए जाते हैं ये वन वे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से अपने सबऑर्डिनेट्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया, टारगेट्स को सेट कर दिया, तो इसमें बेसिकली एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम आ जाती है। सबऑर्डिनेट्स हैं उन टारगेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमसे पूछकर नहीं बनाए गए, हमारे पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा बनाए गए हैं। लेकिन अगर सुपरवाइजर है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन करता है और उनको भी स्टैंडर्ड सेट करने में मदद लेता है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये टू वे होगा। तो इसमें एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम मिनिमम होगी और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस टारगेट को इजीली क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो आपको सेल करनी है, तो सेल करनी है ये आपका स्टैंडर्ड थोड़ी है। आपको है 30 सेल्स करनी है तो ये क्या है, स्पेसिफिक है। और ये क्या है, मीजरेबल है, क्योंकि 30 को हम क्या कर सकते हैं, मीजरेबल भी कर सकते हैं। अचीवेबल भी है क्योंकि जो अभी करंट में कंडीशंस चल रही हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके बेस पर है 30 का टारगेट है वो एम्प्लॉय अचीव कर सकता है। रियलिस्टिक भी है क्योंकि एम्प्लॉय ने पिछले साल है, पिछले मंथ है वो 25 सेल्स की थी पर मंथ, तो अब 5 सेल इंक्रीज की हैं तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, तो रियलिस्टिक भी है। और हर महीने एवरी मंथ यू हैव टू डू 30 सेल्स, तो ये क्या है, टाइम बाउंड भी है। तो ये कैसा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड क्या है, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने सबऑर्डिनेट से सजेशंस तो ले लिए, उनसे इनपुट तो ले लिया और खुद स्टैंडर्ड बनाकर अपने मन में रख कर बैठ गए कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है, आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो कैसे सबऑर्डिनेट को पता चलेगा, वो कैसे उनको अचीव करेगा। तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ गया, जब आपने टारगेट डिसाइड कर लिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना लिए, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स को आपको उन स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जोनल मैनेजर है उसने अहमदाबाद ब्रांच जो मैनेजर है उसके लिए बना ले कि आपकी ब्रांच से है मुझे 300 सेल्स चाहिए पर मंथ, तो ये किसको कम्युनिकेट कर दिया उसने, ब्रांच मैनेजर को। अब ब्रांच मैनेजर ने उसके बेस पर अपनी ब्रांच के जो एम्प्लॉयज थे उसके पास है फॉर एग्जांपल 4 असिस्टेंट मैनेजर्स थे, तो उनके साथ उसने डिस्कशन किया और फिर उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए कि जो ए एम्प्लॉय है उसको 60 का टारगेट अचीव करना है, जो बी है उसको भी 60 का करना है, और सी और डी है उनको 40-40 का करना है। तो 200 का अगर टारगेट मिला था तो इस तरीके से 200 हो गए, और अगर 300 का टारगेट मिला था तो उन 4 असिस्टेंट मैनेजर्स में उन 300 के टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब फॉर एग्जांपल किसी एक असिस्टेंट मैनेजर को अब 120 का टारगेट मिला है अपने ब्रांच मैनेजर से, उसके अंडर में 6 एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वो अब उनके टारगेट्स को क्या करेगा, डिसाइड करेगा और कम्युनिकेट करेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। फिर थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस देंगे,
तो जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस होती जाए हम उसको क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डेली के बेस पर क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, मतलब एक साल के बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा या एक महीने का टारगेट है, तो पर डे के बेस पर जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो अगर आपने एक ब्रांच का हर महीने 300 का टारगेट दिया था मिनिमम, तो पूरे एक साल के लिए कितने का टारगेट हो गया, 3600 का टारगेट हो गया। तो वो डेली की डेली क्या किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो इसमें जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी अहमदाबाद ब्रांच की वो कितनी थी, पर मंथ 300 या पूरे साल कितनी हो गई, 3600 सेल। तो अब एक्चुअल कितनी हुई उसको वो जो 3600 जो स्टैंडर्ड था उसके साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि भाई एक्चुअल कितनी हुई और जो डिजायर्ड 3600 थी। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअल है वो एक्चुअल कितनी हुई, तो इसमें जो कंपैरिजन है इसके 3 आउटपुट्स आ सकते हैं, वो जो हम रिजल्ट के साथ क्या करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। कंपेयर है जो एक्चुअल वो डिजायर्ड के इक्वल भी हो सकती है, भाई 3600 का था 3600 सेल हुई, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। स्टैंडर्ड तो 3600 थी और आपने टारगेट है वो 4000 सेल्स का अचीव कर लिया, या बिलो भी हो सकती है, स्टैंडर्ड थी 3600 का टारगेट और आपकी 3000 सेल ही हो पाई। तो जब हम एक्चुअल को डिजायर्ड से कंपेयर करते हैं तो उसके 3 रिजल्ट निकलते हैं, एट पार, अबोव या बिलो। और फिर लास्ट क्या आएगा, डिस्कसिंग रिजल्ट्स। डिस्कसिंग रिजल्ट्स का क्या मतलब होगा, अब जो आपका हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है उसका हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि भैया अहमदाबाद ब्रांच मैनेजर को बुलाएगा जोनल मैनेजर और बताएगा कि आपका टारगेट 3600 था और आपने 4000 सेल्स अचीव की, या आपका टारगेट था वो 3600 था और आपने 3000 सेल्स हैं वो क्या की, अचीव की। उसके साथ डिस्कशन किया जाएगा, अगर ज़्यादा सेल की है तो उसको अप्रेजल दिया जाएगा, उसको अप्रेज किया जाएगा, बढ़ाई की जाएगी, और अगर कम सेल हुई तो उससे रीजंस पूछे जाएंगे कि भाई क्या रीजन रहे कि हमने 3600 का टारगेट दिया था और आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली क्या होगा, डायलॉग होगा सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच, जिसमें सबऑर्डिनेट के रिजल्ट को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। और फिर लास्ट क्या है, डिसीजन। उसके बेस पर क्या लिया जाता है, डिसीजन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या डिसीजंस होते हैं कि भाई सैलरी इंक्रीमेंट करनी है नहीं करनी, इंसेंटिव कितना देना है, बोनस कितना देना है, डिमोशन करना है या प्रमोशन देना है, या ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। तो ये सारे डिसीजंस किसके बेस पर लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर लिए जाते हैं। जो जितनी परफॉर्मेंस देगा उसी के बेस पे ही उसका इंक्रीमेंट होगा, उसके बेस पे ही उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये जो एचआर डिसीजंस हैं, ये एचआर डिसीजंस बेसिकली किसके बेस पर लिए जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर लिए जाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये कैसे होने चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। सेकंड क्या है, ये जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं ये सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करना, कम्युनिकेट करना, उनको बताना उनके स्टैंडर्ड्स या उनके टारगेट्स। फिर थर्ड क्या है, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर फोर्थ क्या है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनके लिए डिसाइड की थी उसके साथ कंपेयर करना। फिर क्या है, रिजल्ट को उनके साथ डिस्कस करना, मतलब उनको फीडबैक देना। और फिर लास्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग, एक्शन लेना कि प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, या फिर उनको सैलरी इंक्रीमेंट करना है, इंसेंटिव देना है, या फिर बोनस देना है। तो ये आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के इस ई लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। थैंक यू वेरी मच।